हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम भारतीय इतिहास में मगध साम्राज्य से संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि मगध साम्राज्य की स्थापना है वो किसने की थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला वो शासक कौन था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी महापद्मनंद। बताइए दोस्तों कि जो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन है वो है बिम्बिसार। बिम्बिसार है, इसने दोस्तों मगध साम्राज्य की है वो स्थापना की थी। बिम्बिसार ने जो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों वह हो की थी 1546 ईसा पूर्व में। कब की थी? 1546 ईसा पूर्व में। और ये दोस्तों जो बिम्बिसार है ये कौन से वंश का था? तो ये दोस्तों हर्यक वंश का था। कौन से वंश का था? हर्यक वंश का था। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, बिम्बिसार की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बिम्बिसार की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। ये दोस्तों राजगृह है वो पहाड़ियों के बीच में जो बसा हुआ था। और ये जो अगर हम मान लेते हैं कि ये एक किला है, ये एक ये एक किला है और इस किले में ये किला है दोस्तों। और इस किले में ये चारों तरफ इसके पहाड़ियाँ थी। क्या थी दोस्तों? इसकी चारों तरफ पहाड़ियाँ थी और पहाड़ियाँ होने की वजह से ये कैसा था? ये सुरक्षित था। ये सुरक्षित था, इसलिए इसको वो राजधानी बनाया गया था। किसको? राजगृह को। तो जो इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी दोस्तों वो राजगृह थी। किसकी? वो थी बिम्बिसार की। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, बिम्बिसार ने राज्य विस्तार के लिए किस नीति का उपयोग किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए युद्ध नीति, ऑप्शन बी सौहार्द नीति, ऑप्शन सी विवाह संधि नीति और ऑप्शन डी अत्याचार नीति। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विवाह नीति। जो बिम्बिसार था इसने दोस्तों अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए विवाह नीति का प्रयोग किया था। ये दोस्तों अगर किसी पर भी मतलब हम अगर मानते हैं कि ये कोई जैसे कि कह सकते हैं कि ये मगध हैं, ये दोस्तों मगध हैं। और मगध एक एक ये राज्य है जिसका नाम है मगध। और एक दूसरा राज्य है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं कौशल कौशल राज्य। तो दोस्तों ये है वो, इसने इस पर आक्रमण कर दिया। तो ये या तो इस राजा के साथ संधि करेगा। क्या करेगा दोस्तों? इसके साथ क्या करेगा? वो संधि करेगा। संधि करेगा। अगर संधि नहीं की, संधि भी करेगा दोस्तों। और जो उसकी जो इस राजा है, इस राजा की जो भी कन्या है, उस कन्या के साथ या राजकुमारी के साथ क्या करेगा? वो विवाह करेगा। राजकुमारी के साथ विवाह करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ये तो था ही था, ये भी इसके साथ है वो मिल जाएगा। तो ये होगी इसकी राज्य विस्तार नीति। कौन सी? विवाह और संधि नीति। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो दोस्तों अजातशत्रु है वो, आपके ऑप्शन है महापद्मनंद, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो बिम्बिसार है वो दोस्तों किसका था? तो बिम्बिसार है वो, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वह बिम्बिसार का पुत्र था। कौन? अजातशत्रु। जो बिम्बिसार है दोस्तों, बिम्बिसार हम कहते हैं कि वो किस वंश का था? तो वो था हर्यक वंश का। जो हर्यक वंश का था, तो ये अजातशत्रु भी कौन से वंश का है? तो वो भी हर्यक वंश का, वो भी हर्यक वंश का है। और दोस्तों बिम्बिसार ने वो अजातशत्रु को क्या बना दिया था? अपना उत्तराधिकारी बनाया था। क्या बनाया था? उत्तराधिकारी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने कौन सा नगर बसाया था?
तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें अजातशत्रु ने कौन सा नगर बसाया था, वो था पाटलिपुत्र। कौन सा था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है वो अजातशत्रु ने वो बसाया था। तो दोस्तों जो ये पाटलिपुत्र है इसका पहले नाम पाटलिग्राम था। क्या था दोस्तों? पाटलिग्राम। इसका पहले नाम था पाटलिग्राम। फिर अजातशत्रु ने यहाँ पर क्या बनाया था? किला। किला बनाया था। किला बनाने का इसको क्या बना दिया? पाटलिपुत्र बना दिया। क्या बना दिया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बना दिया। दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र है ये जिसे हम वर्तमान में कह सकते हैं कि ये वर्तमान में क्या है? पटना। पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना। ये दोस्तों चारों तरफ से मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए ये क्या था? सुरक्षित था। क्या था दोस्तों? ये सुरक्षित था। और इसी के साथ यहाँ पर लोहा बहुत ज़्यादा था। क्या था? लोहा ज़्यादा था, जिससे सेना के क्या बनते थे? हथियार बनते थे। क्या बनते थे? हथियार। और क्या बनते थे? कृषि के लिए उपकरण बनते थे। कृषि के उपकरण। तो ये था हमारा कि अजातशत्रु ने कौन सा नगर बसाया था, तो वो बसाया था पाटलिपुत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने वाला मगध शासक कौन था? आपके ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी धर्मपाल। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था उसका नाम था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने है वो लिच्छवियों पर है वो विजय प्राप्त की थी। लगातार दोस्तों अगर ये इसकी बात करें तो ये इसने 16 वर्षों तक है वो युद्ध चला था और अंत में इसने कहाँ पर कब्जा किया? वैशाली पर कब्जा किया था। कहाँ पर किया था? वैशाली पर इसने अंत में कब्जा किया था। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागदशक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अनिरुद्ध। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन? नागदशक। ये नागदशक है दोस्तों। ये जो ये हर्यक वंश है इसका क्या था? अंतिम शासक का था। किसका? हर्यक वंश का अंतिम था नागदशक। कौन था? नागदशक। ये अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। इस दोस्तों इस नागदशक है, इस नागदशक को जो है वो मतलब हटाकर फिर नंद वंश की स्थापना हुई थी। कौन से वंश की? नंद वंश की। और नंद वंश की जो स्थापना की थी वो कौन था? वो था महापद्मनंद। वो कौन था? वो था महापद्मनंद। इसने है वो इसने नागदशक को हटा दिया था, इसको हटा दिया था और फिर किसकी स्थापना की थी? फिर इसकी स्थापना की थी। तो अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का? तो वो था नागदशक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी धनानंद। बताइए दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन ए। अभी मैंने पिछले सवाल में ही बताया है कि नंद वंश की स्थापना है वो महापद्मनंद ने की थी। कौन से शासक को हटा कर की थी? तो उससे पहले कौन था? वो था नागदशक। ये नागदशक था वो हर्यक वंश का था। ये चर्चा हमने पिछले सवाल में भी कर दी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी घनानंद। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन? घनानंद। घनानंद है वो दोस्तों ये अंतिम शासक था नंद वंश का। अभी हमने बताया है कि जो महापद्मनंद है ये नंद वंश का क्या था? ये नंद वंश का संस्थापक था। क्या था दोस्तों? ये इसका संस्थापक था। कोई किसका? नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक था। ये अजातशत्रु और ये बिंबिसार ये दोस्तों हर्यक वंश के थे। किसके थे? हर्यक वंश के थे। और ये बिंबिसार है वो हर्यक वंश का भी था। हर्यक वंश का था। अजातशत्रु हर्यक वंश का था। और जो नागदशक है वो भी हर्यक वंश का था, वो अंतिम शासक था। और घनानंद है वो नंद वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का था? नंद वंश का अंतिम शासक था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
मगध के उदय होने का प्रमुख कारण क्या था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कठोर शासन, ऑप्शन बी लोहे की उपलब्धता, ऑप्शन सी कला का विकास, ऑप्शन डी विदेशी संबंध। बताइए दोस्तों कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपकी ऑप्शन बी लोहे की उपलब्धता। लोहे की उपलब्धता है वो इसका प्रमुख कारण था मगध के उदय होने का। हमने पहले बताया था आपको, जो हमने पिछले सवाल में चर्चा की तब, कि जो लोहा है वो लोहा बहुत ज़्यादा था, लोहे की उपलब्धता ज़्यादा थी मगध में। जो मगध है इसमें लोहा बहुत ज़्यादा था। जब इसमें लोहा ज़्यादा था तो इससे सेना के हथियार बनते थे। क्या बनते थे? सेना के जो वो मतलब हम कहते थे कि इसके जो हथियार बनते थे, जब इसके हथियार बनते थे तो और खेती के लिए उपकरण भी बनते थे, खेती के उपकरण भी बनते थे। जब खेती के उपकरण बनते थे तो इसकी जो है वो क्या हो गई, जो प्रमुखता है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। और लोहा है वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि एक प्रकार से खनिज तत्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी खनिज तत्व है। क्योंकि लोहे की उपलब्धता से वो तलवारें क्या क्या बना सकते थे, तो वो क्या बना सकते, वो तलवार, भाले, तलवार और भाले और खंजर, ऐसे कई सारे, तीर धनुष, क्या बना सकते, तीर धनुष, ये सब बना सकते थे लोहे से। क्योंकि लोहा बहुत ज़्यादा था कहाँ पर? पाटलिपुत्र में या मगध में। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी मगध की। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वैसे बिंबिसार के समय दोस्तों वो क्या थी राजधानी? राजगृह थी। क्या थी? राजगृह। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मगध की सेनाओं में किसका विशेष उपयोग होता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊंट, और ऑप्शन बी रथ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी नौका। बताइए दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? जो मगध की सेना थी दोस्तों, जो उसमें है वो किसका प्रयोग होता था? तो वो है आपके ऑप्शन सी। कौन? हाथी। हाथी का बहुत ज़्यादा है वो उपयोग होता था। जो हाथी है दोस्तों, हाथी जो सेना थी उसकी विशेष पहचान थे, कौन थे? हाथी। और और दोस्तों ये हाथी है वो बड़े होते थे, युद्ध में बड़े ही काम आते, और युद्ध में इनकी बहुत उपयोगिता थी हाथियों की। प्राचीन समय में दोस्तों ये हाथी, घोड़े, और क्या कह सकते हैं कि हम अलग अलग मुख्य रूप से हाथी और घोड़े दो प्रकार के ही है वो जो जानवर है वो बहुत काम में आते थे, हाथी और घोड़े। हाथी राजा महाराजा, घोड़े भी राजा महाराजा वगैरह यूज करते थे। तो इनसे वो हाथियों का क्या उपयोग था? हाथी एक तो शरीर में जो ये बहुत बड़ा था दोस्तों, एक तो क्या हाथी है वो शरीर में बहुत बड़ा था, और इसका जो पाँव है वो बहुत बड़ा पाँव होता था, जिससे अगर हाथी कहीं भी पैर रखे तो 10 सैनिक तो ऐसे ही मार सकता था। 10 सैनिक तो ऐसे ही हाथी के नीचे आकर कुचल जाते थे। तो ये हाथी बहुत उपयोगी था। तो विशेष पहचान क्या थी उनकी? तो विशेष उपयोग किसका होता था मगध की सेना में? तो वो होता था हाथी का। किसका होता था? हाथी का। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर के भारत आने के समय मगध का शासक कौन था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अजातशत्रु, और ऑप्शन डी घनानंद। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन डी। कौन सा? घनानंद। घनानंद है वो, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था उस समय जो भारत का जो शासक था वो था घनानंद था। दोस्तों हम कहते हैं कि जो आचार्य चाणक्य थे वो आचार्य चाणक्य घनानंद के पास आए थे और यही कहने के लिए आए थे कि बाहर से आक्रमण हो रहा है, किसका? सिकंदर का विदेशी आक्रमण हो रहा है। तो राजन आप कुछ इस पर कुछ कदम उठाए और उचित कार्रवाई करें और उनको भारत पर आने से रोके। ये किसने बात की थी? ये बात की थी चाणक्य ने की थी। लेकिन जो ये घनानंद था ये बहुत ही किस टाइप का था? ये बहुत घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था। कैसा था? अहंकारी व्यक्ति था और विलासकारी में रहता था। क्या रहता? विलासकारी में विलासी था, एक नंबर का विलासी था। तो इसने मतलब चाणक्य की बात पर ध्यान नहीं दिया। इसने चाणक्य की बात पर है वो ध्यान नहीं दिया। किसने? इसने ध्यान नहीं दिया और इसने चाणक्य को निकाल दिया। चाणक्य को महल से बाहर निकाल दिया और वो भी कैसा? बेइज्जती करके निकाल दिया। बेइज्जती करके इसने चाणक्य को बाहर निकाल दिया।
जब इसने बाहर निकाल दिया तो चाणक्य ने वो क्या किया कि चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर दी, क्या कि प्रतिज्ञा कर दी कि अगर मैंने तेरा सर्वनाश नहीं किया, किसका, घनानंद का, अगर मैंने तेरा सर्वनाश नहीं किया या फिर नहीं करूँगा, जब तक मैं सर्वनाश नहीं करूँगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। मैं क्या करूँगा, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये इसने प्रतिज्ञा कर दी थी, किसने, चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा की थी। दोस्तों ये शिखा क्या होती है, तो शिखा होती है दोस्तों, ये शिखा जो ब्राह्मण होते हैं, क्या होते, कौन होते हैं दोस्तों, जो ब्राह्मण जब पूरे अपने जो सिर होता है उस सिर पर जब जो चोटी टाइप रखते हैं बाल, उसे क्या कहते, वो शिखा कहते हैं उसको। तो उसने क्या कहा था कि मैं अपनी शिखा है वो नहीं बांधूंगा। तो ये प्रतिज्ञा कर दी किसने, चाणक्य ने, और प्रतिज्ञा करके वहाँ से चला गया। तो हम कह सकते हैं कि कौन था सिकंदर के समय भारत का शासक, वो था घनानंद था। कौन था, घनानंद। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसने बुद्ध को वेणुवन उपहार में दिया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रपद। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन ए बिंबिसार ने दोस्तों वो बुद्ध को वेणुवन उपहार में दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक राट किस मगध शासक को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनंद और ऑप्शन डी घनानंद। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन सी, कौन, महापद्मनंद। ये दोस्तों महापद्मनंद है वो, इसको हम कहते हैं, ये एक राट कहते हैं। एक राट क्यों कहते हैं, इसने मतलब क्या किया था, तो इसने मतलब अनेक क्षत्रियों को है वो परास्त किया था। किसने, इस महापद्मनंद ने अनेक क्षत्रियों को है वो परास्त किया था, इसलिए इसको हम एक राट कहते हैं। दोस्तों ये नंद वंश के शासक है। इनको कई सारे मत हैं या कई सारे इतिहासकार हैं जो इनको कुछ है वो क्षत्रिय भी मानते हैं, और इन्हें वैसे इसने क्षत्रिय को परास्त कर दिया था। तो इनको मतलब कई है वो क्या मानते हैं, शूद्र मानते हैं कि ये शूद्र राजा थे। कैसे थे, शूद्र राजा थे। दोस्तों ये मतलब जो महापद्मनंद थे ये मतलब पेशे से नाई थे, क्या थे, नाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश की शासन पद्धति कैसी थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उदार शासन, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी अत्यधिक कर व्यवस्था और ऑप्शन डी शांतिपूर्ण शासन। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन सी अत्यधिक कर व्यवस्था। ये दोस्तों नंद वंश की शासन पद्धति थी। दोस्तों ये नंद वंश के शासक थे जिसमें हम कह सकते हैं कि जो घनानंद है, कौन दोस्तों, ये घनानंद, इसने मतलब बहुत ज़्यादा कर लगाया था। इतना कर था कि जिससे जनता है वो असंतुष्ट थी। जनता कैसी थी, असंतुष्ट थी। बहुत ज़्यादा कर व्यवस्था थी इनके राज्य में, इनके नंद वंश के राज्य में बहुत ज़्यादा कर लोगों से वसूला जाता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस मगध शासक को लिच्छवियों का घातक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनंद और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी, कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने दोस्तों लिच्छवियों को हराया था। हमने पहले चर्चा की थी कि 16 साल कितने साल, 16 वर्ष युद्ध के बाद दोस्तों उसने कहाँ पर कब्जा किया था। तो उसने क्या किया कहाँ किया था कब्जा, वैशाली में किया था। कहाँ किया था, वैशाली में। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, महापद्मनंद किस वंश का था। तो दोस्तों ये आप बता सकते हैं कि महापद्मनंद किस वंश का था।
तो वो था आपके दोस्तों नंद वंश का। किसका? नंद वंश का था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नंद वंश का था। कौन? महापद्मनंद। कौन कौन था? नंद वंश का महापद्मनंद और घनानंद, दो थे। चलिए चलते इसके बारे में दोस्तों। इससे पहले और इसके बीच में कोई भी राजा थे या नहीं थे नंद वंश का, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मगध की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी काशी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सी? राजगृह। राजगृह है वो मगध की सबसे पहले राजधानी थी। इसको किसने बनाया था राजगृह? ये किसके समय थी दोस्तों? ये थी आपके बिंबिसार के समय। किसके समय? बिंबिसार के समय। उसके बाद अजातशत्रु ने किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस मगध शासक ने पाटलिपुत्र का विस्तार किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी घनानंद। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किसने? अजातशत्रु ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस वंश के पतन के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरेक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी नंद वंश और ऑप्शन डी कुषाण वंश। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंद वंश। नंद वंश के मतलब पतन के बाद है वो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और जो नंद वंश का जो अंतिम जो शासक है वो था घनानंद। वो कौन था? घनानंद। और घनानंद को किसने हराया था? तो वो हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हराया था? चंद्रगुप्त ने हराया था। और चंद्रगुप्त ने जो ये घनानंद को चंद्रगुप्त ने हराया था। और ये कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हराया था। और ये किसकी सहायता से हराया था? तो ये दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये हराया था चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से हराया था दोस्तों? किसकी सहायता से? वो है चाणक्य की सहायता से। चाणक्य और चंद्रगुप्त ये दोनों शिष्य और गुरु थे। क्या थे? ये शिष्य था, कौन था? चंद्रगुप्त। और ये क्या था? गुरु था। शिष्य और गुरु थे। तो हमने कहा था कि जब हमने पहले चर्चा की थी कि जो मतलब चाणक्य है उसने घनानंद के दरबार में उसके समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक भी अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उसके बाद चाणक्य हो अपने इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए निकल पड़े थे और चंद्रगुप्त की खोज की और इनको शिक्षा दी, युद्ध कला में निपुण किया। और फिर इन्होंने वो इस चंद्रगुप्त की सहायता से और चाणक्य ने वो किसको हरा दिया था? घनानंद को हरा दिया था। घनानंद को हरा दिया। और फिर 326 ईसा पूर्व में, कब दोस्तों? 326 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी? मौर्य साम्राज्य की। ये दोस्तों कहते हैं कि ये मौर्य नाम जो चंद्रगुप्त की माता है मूरा के नाम पर इसका नाम मौर्य साम्राज्य पड़ा था। इसकी जो माता थी उसका नाम था मूरा और इसके नाम के कारण ही इसका नाम मौर्य पड़ा था। किसका नाम? चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य पड़ा था, इसलिए हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने की। और घनानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम शासक था। तो ये हमारे कुछ सवाल थे दोस्तों मगध साम्राज्य से संबंधित जो आपके साथ हमने शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों चैनल को ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद या फिर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।